नमस्कार दोस्तों, ये मेरी चौथी कहानी है, थोड़ी सी जगह। ये जो शीर्षक है थोड़ी सी जगह, इसमें एक 4 से 5 से 5.5 साल का एक बच्चा है जिसके मनोभाव हैं, जो घर में देखता है। एक ऑटो पायलट सिस्टम घर में होते हैं जिसके साथ बच्चा सबके बिहेवियर्स जानते हैं कि उनके साथ क्या है और उनको क्या करना होता है। लेकिन जब बाहरी लोगों से उसका साबका पड़ता है, सामाजिक लोगों से, तो उसको सब कुछ बड़ा ही अप्रत्याशित लगता है, पहली बार लगता है। उसके साथ सामंजस्य बैठाने में, कंक्लूड करने में थोड़ी इसको समस्या होती है। लेकिन हर दिन का एक नई बात उसके लिए एक अनुभव साबित होता है। थोड़ी सी जगह में एक छोटे से बच्चे के ये मनोभाव है। वो बच्चा अपने पिता के साथ रहता है। माँ उसकी ननिहाल अपने नाना के यहाँ रहती हैं ज्यादातर। उस बच्चे के एक बड़े भाई भी हैं जो ननिहाल में ही रहते हैं और माँ भी वहीं रहती हैं साथ में। तो ये बच्चा अपने पिता के साथ ही, जहाँ ये नौकरी करते हैं, वहीं पर ज्यादातर अपने पिता के साथ ही रहना पसंद करता है। सप्ताह में या 15 दिनों में एक बार वो अपने पिता के साथ ननिहाल जाता है। तो उसी का वर्णन है कि कैसे वो अपने पिता के साथ यात्रा पे जाता है और उसके साथ कुछ घटनाएं घटती हैं। उन्हीं घटनाओं का वर्णन है। आप देखें, शायद आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगेगा तो आप जरूर हमें बताइएगा, हमें सूचित करिएगा, हमें फीडबैक करिएगा। तो मैं शुरू करता हूं। शीर्षक है थोड़ी सी जगह। डिब्बे के गेट पर काली पैंट और बंद गले का कोट पहन दोनों हाथों से हैंडल पकड़े खड़ा था वो। आने जाने वाली भागम भाग मोटरी कटरी, बड़े बड़े संदूक सर पर लादे, छोटे छोटे बच्चे अपने माताओं के पीछे ढोल ढांगर जैसे घिसटते, हर डिब्बे में थोड़ी सी जगह पाने की आशा। बड़े गर्व से वो इन निसहाय लोगों को भागते फिरते देख रहा था। किसी के पूछने पर जगह है, बड़े तड़क कर बोलता, रिजर्व है। बोलते समय उसका सर मानो कुछ और भी तन जाता। एक एलिट क्लास के होने का कल्पना मात्र से ही गठरी मुठरी लादे फांदे लोग थर्ड क्लास और रिजर्व का अंतर नहीं जानते क्या? जाओ जाओ आगे बढ़ो, जानते नहीं ये रिजर्व है। बाबूजी उसके रेलवे मुलाजिम थे, रेलवे के बड़े दफ्तर में काम करते थे। हर शनिवार को एक स्पेशल डिब्बा गोरखपुर से 10 PM में जुड़ता था समस्तीपुर जाने के लिए। फिर वहां से ट्रेन बदल अपने ननिहाल दरभंगा पहुंच जाता। स्पेशल डिब्बे में बड़ा ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था। अगर माँ साथ में होती तो बाकायदा चादर बांध पर्दा बना दिया जाता। एक हिस्से में वो, माँ, बाबूजी और एक चाचा जी, बस। बाकी दूसरे हिस्से में रेलवे वर्कशॉप के तमाम लोग, शर्मा जी, राय साहब, वर्मा जी, कौशिक जी और न जाने कितने लोग अपने साथ न जाने क्या क्या लाते रहते। साइकिल, खटिया, खटिया के पावे, छोटे छोटे ड्रम और भी न जाने कितने बोरे आदि। पर्दे के बाहर कंपार्टमेंट में आते जाते लोगों की फुसफुसाहट वो सुनता। बड़े बाबू का लड़कवा है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता होगा। एक आध जान पहचान वालों को नमस्कार भी कर लेता। बाबूजी की बड़ी प्रशंसा होती, बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़े होनहार व मिलनसार। बाबूजी प्लेटफॉर्म पर खड़े अपने 2-4 इष्ट मित्रों के संग बात कर रहे होते। वो दौड़कर बाबूजी के पास पहुंच जाता। अरे कैसे उतर आए तुम? भागो भागो, जल्दी जाओ, गाड़ी खुलने वाली है। पर बाल हट के आगे बाबूजी भी लाचार। बिना बुक स्टॉल से चंदा मामा लिए वो मानता भी तो नहीं था। हर 15 दिन में बाबूजी के साथ वो बस 1 या 2 दिन के लिए ननिहाल जाता जरूर था। बड़े भैया वहीं रहते थे नाना जी के पास। माँ दरभंगा जाती तो 6-6 महीने वहीं रह जाती थी। पर वो बाबूजी का दुलारा भागकर बाबूजी के साथ गोरखपुर चला जाता। हर बार उसी रिजर्व कंपार्टमेंट में ही सफर करता। भीड़ भाड़ में धक्कम मुक्की शोर शराबे से दूर बड़े चैन से सफर होता था। हर बार सफर करते समय वो अपने को आम आदमी से कुछ अलग महसूस करता।
एलिट क्लास, कुछ स्पेशल व्यवस्था। नीचे हर स्टेशन पर भागते दौड़ते लोगों को देख कुछ उच्च वर्ग के होने का एहसास होता। वैसे वो जिस क्लास में सफर कर रहा होता वो डिब्बा फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का नहीं होता। कई बार प्लेटफॉर्म पर डेढ़ा या सेकंड क्लास के डिब्बे के करीब से गुजरते समय वो पंजों के बल उछल कर अंदर की सीटों आदि को देख हीनता का अनुभव अवश्य करता। कौन से लोग इसमें सफर करते होंगे? रेलवे के बड़े अफसरान, पैसे वाले, बड़े आदमी, बिजनेसमैन। तो क्या उसके बाबूजी बड़े अधिकारी नहीं थे? वो लोग क्या उस डिब्बे में सफर नहीं कर सकते थे? यह सवाल बार बार दिल में उठता। यह बात तो बाबूजी से जरूर पूछेगा। कहीं बाबूजी नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं, वो ऐसा करेगा कि यह सवाल रात में बाबूजी के पांव दबाते वक्त पूछ लेगा। उस वक्त तो बाबूजी से चाहे जो हाँ करा लो। 3 लंबी लंबी सीटी देकर गाड़ी रेंगने लगी। एक बार फिर भगदड़ सी मच गई, अफरा तफरी। उसके कंपार्टमेंट के सामने लोग अनुनय विनय करने लगे। बाबूजी बस थोड़ा पेटी भर रखने की जगह दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। गाड़ी रेंगते ही कुछ लोग दौड़कर इसी कंपार्टमेंट का पायदान पकड़कर अंदर आ गए। कहाँ 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 क्या है? चलो हटो, दूसरे डिब्बे में जाओ, रिजर्व है। अपने पांव से ठेल उसकी पेटी को बाहर ढकेल दरवाजे को बंद करने लगते। चले आते हैं साले, पूरी गाड़ी छोड़ यही एक डिब्बा इनको दिखता है। कह रहे हैं ना कि रिजर्व है, फिर भी साले पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। पेटी प्लेटफॉर्म पर जरूर गिर गई होगी। वो लोग शायद दूसरे डिब्बे में चढ़ भी नहीं पाए होंगे। चढ़ भी कैसे पाए होंगे? वो अकेले होते तो चढ़ भी जाते। बीबी बच्चों को कैसे चढ़ाया होगा? ट्रेन की स्पीड भी तो तेज हो चली थी। खिड़की के पास बैठ वो भागती की रेल की पटरियों को गिनने की कोशिश करने लगा। 1 2 3 4 5 6, उफ, सब गड़बड़ हो गया। फिर से 1 2, नहीं, अब तो संभव ही नहीं है। जब तक नजर टिकाओ तब तक 4-5 स्लीपर। एक झटके के साथ ट्रेन ने और भी स्पीड पकड़ ली। साथ वाली लाइन के स्लीपर तो अब दिख भी नहीं रहे थे, बस 2 लंबी चमकती रेखा जो आगे बहुत दूर कहीं एक बिंदु पर मिल रही थी। शहरी क्षेत्र के हटते ही दूर दूर तक हरे भरे खेत, भागते वृक्ष, बाग, टेलीफोन के खंभे, दूर लाल लाल बादलों के पीछे आंख मिचौली करता सूरज। काश कैमरा होता तो लाल बादलों के पीछे छुपे सूरज का फोटो जरूर खींच लेता। सर अंदर करके बैठो बेटा, आंख में छाई पड़ जाएगी। सर अंदर करता तो अंदर का परिदृश्य ही दूसरा हो चुका होता। बक्से पेटी सरकाकर सीटों के बीच में चादर डाल मेज बना 29 शुरू हो चुका होता। 23 24 25 पास, चलिए आप ही बनाइए डबल से। बहुत देर आंख गड़ा खेल को देखता रहा, कुछ समझने की कोशिश करता रहा, पर फिजूल समझ चंदा मामा खोलकर बैठ जाता। ए शर्मा जी, दरवाजा लॉक कर लीजिए, देवरिया आने वाला है। 1-2 लोग फौरन उठ उन दोनों दरवाजों को अंदर से लॉक कर लेते। पटरियों की खटखटाहट सुनते ही वो चंदा मामा मोड़ तकिए के पीछे रख देता। फिर वही उत्सुकता, क्या देवरिया स्टेशन देखने की, खाने पीने वाले ठेलों की? शायद नहीं। उसे तलाश थी उन बेचारगी वाली आंखों की जिसमें जगह न पाने की तकलीफ छिपी थी। हांफते हांफते पूरे प्लेटफॉर्म का चक्कर लगा, हर डिब्बे से नकारात्मक उत्तर पा, फिर भी न जाने किस आशा में उसके डिब्बे के आगे थोड़ी सी जगह पाने की आशा में। गाड़ी के छूटते छूटते भी उन आंखों में बुझती हुई आशा को देखता रह गया। पता नहीं क्या आनंद था उसे देखने में। क्या सिर्फ उसके एलिट होने, एक बड़ा होने, एक अलग थलग वर्ग का होने, या कुछ और? शायद उनका अनुनय विनय चिरौरी उसके बड़े आदमियत को संतुष्ट करता था। देवरिया, भटनी, सिवान, और फिर धीरे धीरे वो डिब्बे के अंदर वाले माहौल में अपने आप को काफी कुछ ढाल चुका होता। ताश अभी भी चल रहा था। 29 कोर्ट पीस या पता नहीं क्या कुछ और ही चल रहा होता। कंपार्टमेंट के अंदर काफी मध्यम रोशनी, पीली पीली हल्की। ट्रेन चलने पर कुछ तेज हो जाती। खिड़की के बाहर घुप अंधेरा, बाग बगीचा पोखरा सब बराबर है। दूर दराज कहीं एक छोटा सा मध्यम सा प्रकाश कभी दिखता तो कभी लुप्त हो जाता। बहुत दूर छोटी छोटी बत्तियां किसी कस्बे या बस्ती का आभास कराती। हवा के झोंके बराबर उसके सवरे बालों को बिगाड़ते रहते। एक नाकामयाब कोशिश बाल संवारने की। छोटे छोटे स्टेशन पर गाड़ी रुकती भी नहीं, झटके से गुजर जाती। एक मध्यम प्रकाश में कुछ पैसेंजर, स्टेशन के स्टाफ, हरी बत्ती लिए स्टेशन मास्टर। ट्रेन गुजरने के साथ साथ फिर यही कुछ बड़े होने का एहसास होने लगता है। हाँ, मजाक थोड़े ही है।
मेल या एक्सप्रेस ट्रेन होगी, छोटे छोटे स्टेशन पर क्यों रुकेगी भला? कोई पैसेंजर थोड़ी है जो हर स्टेशन पर रोती पीटती चले। और उसके पैसेंजर, राम राम, उनका भी कोई स्टैंडर्ड है? मैला कुचैला धोती पजामा, नंग धड़ंग बच्चे, चिल्ल पो मची रहती है। नाक में पूड़ी कचौड़ी सब्जी और मिर्च के अचार की खुशबू आते ही भूख एकदम से तेज हो उठी। नजरें कंपार्टमेंट की ओर हुई तो तबीयत झल्ला उठी। अभी भी 23, 24, 25 चल ही रहा था। मन मारे थोड़ी देर बैठा रहा वो। भूख की गति किसी भी मायने में ट्रेन की गति से धीमी नहीं थी। अब तो वाकई अतड़ियां भूख से बिलबिला उठी। दबी जुबान में उसने कहा, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। तनिक उठते हुए बोले, हाँ बेटा। बाबूजी, भूख लगी है, बस अभी लो, बस यह आखिरी है, फिर जुट गए खेलने में। अब कैसे कहता है? इतने सारे लोगों के बीच में चिल्ला के भी तो नहीं कह सकता। परेशान करने के बहाने वो अपनी सीट से उठ कूदते फांदते शौचालय की ओर बढ़ चला। उफ, हद है, यहाँ तो पांव रखने की भी जगह नहीं है। कहीं बोरा तो कहीं ड्रम, कहीं डलिया तो कहीं चारपाई। ये लोग तो पूरा सामान ऊपर सामान रखने वाले रैक में भी घुस कर बैठे हैं। कोई नीचे, कोई ऊपर, नीचे फर्श पर, अखबार के टुकड़ों पर नाश्तेदान में भाई लोग चालू थे। झुंझलाहट और भी बढ़ गई। एक तो भूख के मारे बुरा हाल, दूसरा गैलरी में फर्श पर बैठे लोगों के कारण आगे बढ़ना दूभर। किसी बूढ़े पर बिफर पड़ा हो, यहाँ कहाँ से आ गए? किसने घुसने दिया तुम्हें? पूरा रास्ता जाम करके बैठे हो। उसका चिल्लाना था कि पूरे डिब्बे में तूफान खड़ा हो गया। कंपार्टमेंट के तमाम बड़े बूढ़े एकदम से उचक कर देखने लगे। क्या बात है, क्या बात है? ये लोग कैसे? किसने घुसने दिया इन्हें? वह शौचालय में घुसा तभी कोई स्टेशन आ गया। शायद सिवान या छपरा रहा होगा। कंपार्टमेंट में आया तूफान अपने चरम पर था। गैलरी में फर्श पर बैठे बेचारे गरीब दुखिया धकेल कर सिवान स्टेशन पर उतार दिए गए। उनके गठरी मुठरी संदूक झोले सब उलट पुलट कर प्लेटफॉर्म पर अपनी उजड़ी दास्तान सुना रहे थे। जल्दी जल्दी अपना सामान समेट बीवी बच्चों के लिए किसी दूसरे डिब्बे की ओर शायद जगह मिल जाए। बड़े आदमियों ने डिब्बे का दरवाजा भीतर से लॉक कर लिया। उसके शौचालय से लौटते वक्त पूरा कॉरिडोर खाली था। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। चलो बाला टली, पता नहीं कहां से चले आते थे। ये लोग भी कम तो नहीं, ताश खेलने या कोई खाने मस्त है, दरवाजा खुला रहा होगा, भीतर चले आए। उनकी भी क्या गलती? रोकने वाला भी तो कोई नहीं था। वापस अपने सीट पर आया तो 29 अपने पूरे शबाब पर था। किसी को चिंता तक की नहीं कि साथ में एक छोटा बच्चा भी है, उसे भी भूख प्यास लगी होगी, बस अपने धुन में मस्त। वो भी मारे गुस्सा की गाल खुला अपनी सीट पर बैठ चंदा मामा उलटने पलटने लगा। पढ़ने में मन तो लग नहीं रहा था, मन तो नाश्तेदान में लगा था। पता नहीं बड़ी माँ ने क्या रखा होगा, जरूर चावल के पराठे और आलू की सूखी सब्जी होगी। बड़ी माँ को पता है उसे ट्रेन में चावल के पराठे के साथ मिर्च का अचार बहुत अच्छा लगता है। पर फायदा क्या, अब तक तो खाना खराब भी हो जाएगा। ये बाबूजी समझते क्यों नहीं? खाना खराब होने से पहले ही खा लेने में क्या हर्ज है? चंदा मामा के खुले पन्ने पे बेताल की फोटो छपी थी। पेड़ की डाल पर लटकते विषधर, झूला झूलते बंदर, पेड़ की जड़ों और रास्तों पर अनेकों नरकंकाल, आंखों की जगह गोला, गड्ढे, नाक गायब, गालों की हड्डी व दांतों की पंक्तियां। वो भी तो बेचारा बूढ़ा ऐसा ही दिख रहा था जिसे उसने डांट कर भगा दिया। दुबला ऐसा कि उसकी एक एक हड्डी गिनी जा सके। आखिर क्या अपराध था उस बुड्ढे का? क्या उसकी गरीबी, उसकी फटेहाली, उसकी बेबसी, उसकी लाचारी? डांटने में क्या आनंद मिला उसको? कौन से अहंकार की तुष्टि हो गई? हाथ का चंदा मामा पटक वो एकदम बाबूजी की तरफ मुखातिब हुआ। खेल जारी था। उसके पेट में भूख से दर्द उठ रहा है। बहुत हिम्मत कर बाबूजी के करीब जाकर फिर बोला, बाबूजी, बाबूजी, बस यार एक मिनट। छपरा स्टेशन पहुंचते ही खेल समाप्त हो गया। खिलाड़ी अपने अपने पत्ते नीचे रख प्लेटफॉर्म से पानी लाने दौड़ पड़े। बाबूजी ने फौरन नाश्तेदान खोल सामने रख दिया। बोले, जल्दी जल्दी खा लो, अभी स्टेशन से पानी भी लाना है। उसने अपनी छोटी सी थर्मस की तरफ इशारा करके बोला, पानी है। बाबूजी हंसने लगे। जल्दी जल्दी खा। बाबूजी प्लेटफॉर्म पर उतर गए। वो खाता रहा। खिड़की के सामने एक भिखारिन अपने 2 बच्चों के साथ कुछ खा रही थी। शायद किसी यात्री ने कुछ दिया था। हाँ, खरीद कर खाने लायक स्थिति तो नहीं दिख रही थी। किसी का बचा हुआ ही खा रही होगी। दोनों बच्चे नंग धड़ंग रोटी के टुकड़ों को दोनों हाथों से जल्दी जल्दी मुंह में डालते हुए तीनों ही बड़ी तेजी से मुंह चला रहे थे। बच्चे और उनकी माँ जल्दी जल्दी समेट लेने के चक्कर में थे।
बीच बीच में माँ अपने बच्चों को एक आध चपत भी जड़ देती। चटाक की आवाज आसपास के लोगों को भले चौंका देती, पर दोनों बच्चे बेसब्र खाने की प्रतियोगिता में जुटे थे। उसने उससे आगे न देखा गया। फौरन टिफिन बंद कर बेंच के नीचे सरका, थर्मस से पानी पीने लगा। गाड़ी धीरे धीरे सरकने लगी। सुबह समस्तीपुर में नींद खुली। ट्रेन की यात्रा यहीं समाप्त हो जाती थी। सामने के बेंच पर अटैची, बैग, थर्मस रख वो इधर उधर देखने लगा। साथ के समस्त यात्री बाबूजी से नमस्कार कर हाथ मिला अपना अपना सामान उठाकर चलते बने। ब्रश मंजन कर रात कर बची सब्जी पराठा खा चंदा मामा पढ़ने लगे। बाबूजी टी स्टॉल पर खड़े चाय पी रहे थे। दोनों तरफ से पटरियां ही पटरियां थीं। शंटिंग करते इंजन, बीच बीच में मालगाड़ी के डिब्बों को धोता इंजन, ढेर सारा धुआं, स्टीम, कान फाड़ू सीटी। बाबूजी, दरभंगा जाने वाली ट्रेन कब आएगी? बस बेटे, आती ही होगी। धीरे धीरे बिना किसी हल्ला उल्ला के एकदम से खाली गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ खड़ी हुई। बाबूजी सामान उठा फौरन एक डिब्बे की ओर बढ़ गए। बाबूजी, इसमें नहीं, बिना छड़ वाले में बैठेंगे? नहीं, रास्ते में दिक्कत होगी, इसी में बैठते हैं। अच्छी तरह देख खाली कंपार्टमेंट में सामान जमा। वो तुरंत खिड़की की ओर बैठ गया। लगा उसके बैठते ही ट्रेन खुल जाएगी। उसके पास सामने बगल में तमाम जगह खाली पड़ी थी। उसे लगा ये ऐसे ही खाली रहेगी क्या? खाली रहती तो शायद ठीक रहता। वो और उसके बाबूजी, और कोई नहीं। पता नहीं कोई और लोग आवे और फिर जुट जाए ताश खेलने में। बाबूजी नीचे प्लेटफॉर्म पर टहल रहे थे। बीच बीच में सिगरेट सुलगा धीरे धीरे कसले धुआं छोड़ते। डिब्बे में इक्के दुक्के लोग आना शुरू हो गए थे। अब जितने भी लोग डिब्बे में आए वो सभी गंधीले थे। दूध के कंटेनर, बड़े बड़े बोरे, सब्जियां से भरी डलिया, सूपा, डगरा और पता नहीं क्या क्या लादे थे। ये मुसाफिर जरूर बिना टिकट का होगा। शक्ल तो देखे, सारे चिरकुट नजर आ रहे थे। तन पर कायदे का कपड़ा तो है नहीं, चले आते हैं। उसका मन फिर आंदोलित हो उठा, असहनीय हो उठा। स्थिति हद हो गई। ये औरत तो लगातार बीड़ी फूंकती जा रही है। औरत होके बीड़ी, जरूर किसी निम्न जात की होगी। 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा कंपार्टमेंट एक गोदाम सा दिखने लगा। बड़ी मुश्किल से वो सामने वाली सीट बाबूजी के लिए रोके था। 20 लोगों से झगड़ पड़ा था। पता नहीं क्यों उसके चेहरे मोहरे, कपड़े लत्ते या जो भी हो, लोग थोड़ा तरजीह दे रहे थे। आम के छिलके, गुठली, ब्लू रंग की बड़ी बड़ी मक्खियां। हे भगवान, वो कहाँ फंस गया? क्या सारे लोग उसी डिब्बे में बैठ जाएंगे क्या? झल्लाकर वो 2-3 बार चंदा मामा खोलकर बंद कर चुका था। मन विद्रोही हो उठा। उसे अपनी स्थिति से नफरत हो उठी। न सीटी, न अनाउंसमेंट, बस अचानक ही गाड़ी सरकने लगी। कुछ ने कहा इंजन जुड़ा है, किसी ने कहा नहीं नहीं गाड़ी चल पड़ी। वाकई गाड़ी चल पड़ी हो तब ठीक है, कम से कम फ्रेश हवा तो अंदर आए। एक तेज झटके साथ ट्रेन तेज हो गई। कई लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। चिल्ल पौ शुरू हो गई। अंदर एकदम मछली बाजार का सा दृश्य लग रहा था। फर्श पर मूंगफली के छिलके, आम की गुठलियां, कटहल के कोए, जगह जगह पानी। ये डिब्बा है या सब्जी मंडी? हर कोई बोले जा रहा था। कोई सुनने वाला था भी नहीं या पता नहीं, पर वो सबकी सुन रहा था। बोरे बक्से पर पांव रखते बाबूजी भी अंदर आ गए। अपने सीट पर बैठ उससे बातें करने लगे। बीच बीच में दूसरे सहयात्रियों को वो डांट भी देते, कभी चुप रहने को कहते, कभी धीरे बोलने को कहते। उसे लगा बाबूजी भी परेशान हो उठे हैं। बाबूजी, ये कौन सा डिब्बा है? इतने सारे लोग इसी में क्यों बैठे हैं? क्या हम लोग किसी दूसरे डिब्बे में नहीं बैठ सकते? जनरल कंपार्टमेंट है। सारे प्रश्नों का एक जवाब दे बाबूजी रेलवे का टाइम टेबल देखने लगे। खिड़की से बाहर हाथ निकाल वो स्पीड का अंदाजा करने लगा। आंखें खेत खलिहान, पगडंडी पर चलते किसान, कंधे पर फावड़ा, छोटे ताल तलैया। अरे ये बैंगनी रंग के फूल शायद लोटस होगा। लोटस, लोटस का मतलब कमल, पर ये तो बैंगनी है। लोटस तो गुलाबी होता है। भैया से पूछेंगे। कंपार्टमेंट में टीटी टिकट चेक कर रहा था। बड़ी उत्सुकता से वो उसकी हरकतें देख रहा था। अभी वो उन सारे लोगों को जरूर ट्रेन से नीचे उतार देगा। गंधाइले कहीं का, ये तो टिकट लिए ही नहीं होंगे, जरूर बिना टिकट के होंगे। अभी डांटे जाएंगे। अगले स्टेशन पर अगर पुलिस आ गई तो जेल भी चले जाएंगे। टिकट देखता बाबूजी के पास पहुंचा। बाबूजी ने शायद यही कहा था, स्टाफ कहते ही टीटी जैसे भड़क उठा, तेज तेज बोलने लगा। स्टाफ के क्या मायने होते हैं? स्टाफ है तो पास दिखाइए। बाबूजी ने पॉलीथिन में लिपटा पास निकाला। टीटी पास खोल कर बड़बड़ाने लगा। स्टाफ है तो लगता है पूरी ट्रेन खरीद ली है।
पास लेकर चलेंगे लेकिन डेट नहीं डालेंगे। पेन निकाल डेट ऑफ जर्नी के कॉलम में डेट बढ़ने लगा। बाबूजी एकदम से खुशामदी अंदाज में निवेदन करने लगे, बड़े बाबू देखिए डेट मत भरिए प्लीज, कई बार आना होता, आप तो डिपार्टमेंट के हैं, समझा करिए, डेट भरने के बाद तो पास ही खराब हो जाएगा। टीटी तेज स्वर में डांटने लगा, क्यों डेट क्यों न भरें, आप स्टाफ हैं, पता है ये क्राइम है, बिना डेट भरे जर्नी करना अपराध है। सारे यात्रियों की निगाहें बाबूजी की तरफ थी। बाबूजी रिक्वेस्ट करते थकते नहीं थे और वो बदमाश टीटी जिद पर अड़ा था। अंततः सारे मान मनोबल के बाद भी टीटी ने डेट भर पास बाबूजी के हाथों में थमा दिया। आइंदा ऐसी हरकत से बाज आएं, यह भी कह गया। उसे तो जैसे काट मार गया। उसे लगा पूरी बोगी के यात्रियों की निगाहें उसी पर टिकी हैं। चोर जैसे सेंध करते पकड़ा गया हो, हाथ पांव सभी कांप रहे थे। एक चोर की भांति तिरछी नजर से यात्रियों की ओर देख रहा था। उसे लगा सह यात्री मानो उसकी ओर देख के मुस्कुरा रहे हों। उसकी आंखों में व्यंग बाण को वो झेल नहीं सका, सहम कर बाहर की ओर देखने लगा। बाहर उसे ऐसा लगा जैसे प्लेटफॉर्म पर रेंगती हुई ट्रेन दरवाजे के सामने एक हाथ में अटैची तथा दूसरे हाथ में उसका हाथ पकड़े बाबूजी थोड़ी सी जगह, बस एक पेटी रखने की जगह के लिए चिरौरी कर रहे हैं। उनकी आंखों में थोड़ी सी जगह पाने की आशा, साथ साथ घिसटता वो अंदर बैठे उच्च वर्ग के लोगों पर एक आशा भरी निगाह, शायद जगह के लिए हाँ कह दे। थैंक यू दोस्तों, ये मेरी कहानी थोड़ी सी जगह। आपको अच्छा लगे तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं होंगी वो मेरे लिए आगे की जितनी भी कहानियां संभव हो जो मैं सुना पाऊंगा, उसमें थोड़ा उसका वर्जन या करेक्टिव वर्जन भी इम्प्रूवमेंट के साथ लिखा जा सकेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी कहानी सुनी। नमस्कार। बस।